चलिए दोस्त, जैसा कि कल हम लोगों ने इस्लाम धर्म किए थे, तो वही मध्यकालीन भारत के इतिहास का स्रोत आज पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक है जो कि ज्ञान बिंदु का नोट्स है, और उन्हीं का क्लास का जो नोट्स रहता है वही रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आज मध्यकालीन भारतीय इतिहास का स्रोत। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के जानने का 3 महत्वपूर्ण स्रोत हैं। पहला साहित्यिक स्रोत, दूसरा विदेशी यात्रियों का विवरण, तीसरा पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत, इसके अंतर्गत सल्तनत कालीन साहित्य और मुगल कालीन साहित्य आते हैं। इसका साहित्य हम लोग पढ़ते हैं आगे। पहला है किताबुल हिंद, उसी को बोलते हैं तारीख़ हिंद और उसी को बोलते हैं तहकीक हिंद। यह साहित्य हमें 11वीं सदी के भारत के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक सांस्कृतिक स्थिति के विषय में जानकारी प्रदान करता है, जिस कारण इस साहित्य को 11वीं सदी का दर्पण कहा जाता है। इस साहित्य की रचना अल-बरूनी ने किया है। इसका मूल नाम अबू रहला था। ये मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आए थे। इसका नोट है, कुरानों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम अल-बरूनी को माना जाता है। किताबुल रहला यह साहित्य, दूसरा है किताबुल रहला, यह साहित्य अरबी भाषा में इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया था। इस साहित्य से विशेष तौर पर हमें मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। इब्न बतूता अफ्रीका महादेश के मोरक्को का रहने वाला था, जो 1333 ईस्वी में तुगलक वंश के शासनकाल के समय सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। इब्न बतूता और उनका परिवार कुरान और हदीस का बहुत बड़ा ज्ञाता था, जिस कारण मोहम्मद बिन तुगलक उन्हें दिल्ली का काजी अर्थात न्यायाधीश नियुक्त किया। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा है तौक़ात नासरी। इसकी रचना मिन्हाज उस सिराज के द्वारा किया गया था। यह साहित्य हमें मोहम्मद गौरी से लेकर बलबन तक के इतिहास के विषय में जानकारी प्रदान करता है। ध्यान रहे कि मिन्हाज उस सिराज इल्तुतमिश के दरबार में रहता था। चौथा है किताबुल आमिनी की रचना कौन किया देखते हैं। इसकी रचना उतबी ने किया है। उतबी नामक विद्वान मोहम्मद गजनवी के दरबार में रहते थे। सुबुतगिन और उसके पुत्र मोहम्मद गजनवी ने जो भारत पर आक्रमण किया, उस विषय में जानकारी हमें किताबुल आमिनी नामक साहित्य से प्राप्त होती है। आगे है पचमा, ताज उल मासिर। पचमा में है ताज उल मासिर। इस साहित्य की रचना हसन निजामी नामक विद्वान ने किया है। इस साहित्य से यह साहित्य हमें 1192 ईस्वी से 1230 ईस्वी तक के इतिहास के विषय में हमें जानकारी प्रदान करता है। यह साहित्य अरबी और फारसी दोनों भाषा में लिखा है। छठा है तारीख़ फिरोज़शाही। यह साहित्य जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया है। यह साहित्य हमें बलबन से लेकर फिरोज शाह तुगलक तक के शासनकाल के विषय में जानकारी प्रदान करता है। सतमा है, आते हैं सतमा, तारीख़ मुबारक शाही। इस साहित्य की रचना आहिया बिन अहमद सरहिंद नामक विद्वान ने किया। ये विद्वान सैयद वंश के शासक मुबारक शाह के दरबार में रहा करता था। यह साहित्य हमें सैयद वंश के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करता है। अब 8वां साहित्य देखते हैं, फतूहात फिरोज़शाही। इसकी रचना फिरोज शाह तुगलक ने किया है। इस साहित्य से हमें फिरोज शाह तुगलक के शासन, प्रशासन और सैन्य अभियान के विषय में जानकारी प्रदान होता है। 9वां आते हैं तारीख़ शाही। इसकी रचना अहमद अदगार ने किया। इस साहित्य से हमें लोदी वंश के विषय में हमें जानकारी प्रदान होता है। 10वां है फतमा या जहांदारी। इस साहित्य की रचना जियाउद्दीन बर्नी ने किया है। 11वां जैनुल अखबार। इसकी रचना अब्बी साइद ने किया है। इसमें हमें मोहम्मद गजनवी के शासनकाल के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। 12वां तुगलकनामा, उसी के बोलते हैं खज़यान उल फुतूह। इसकी रचना अमीर खुसरो ने किया है। अमीर खुसरो बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक के दरबार में रहते थे।
जिस कारण इसकी रचनाओं से हमें बलबन से मोहम्मद बिन तुगलक तक के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। अब आते हैं भाई लोग मुगलकालीन साहित्य। अब थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा, उसमें थोड़ा टफ टफ था। मुगलकालीन साहित्य, पहला है बाबरनामा। बाबरनामा को ही तुजू के बाबरी बोलते हैं। इस साहित्य की रचना मुगल बादशाह बाबर की अपनी मातृभाषा तुर्की भाषा में लिखा। बाबर ने अपनी मातृभाषा तुर्की भाषा में लिखा है। बाद में जाकर बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद लेडेन रस्किन श्रीमती बेवरिज ने की। बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल रहीम खाना ने किया। बाबर ने अपनी आत्मकथा में अपनी समकालीन भारत के हिंदू और मुस्लिम शासकों का वर्णन किया। बाबर के समकालीन भारत के हिंदू शासक मेवाड़ के राणा सांगा और विजयनगर के कृष्णदेव राय थे। बाबर ने अपने समकालीन शासकों में भारत का सबसे महान शासक कृष्णदेव राय को बताया। बाबर ने अपने गुरु उबैदुल्ला अहरारी के सम्मान में रिसले बालिदिया नामक साहित्य की रचना किया है। बाबर ने अपने गुरु उबैदुल्ला अहरारी के सम्मान में रिसाले बालिदिया नामक साहित्य की रचना किया है। अब आते हैं हुमायूं नामा। इस साहित्य से हमें हुमायूं के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त होता है। इसकी रचना गुलब्दम बेगम ने अकबर के कहने पर की। गुलब्दम बेगम बाबर की बेटी, हुमायूं की बहन और अकबर की बुआ हुआ करती थी। हुमायूं ने तुर्की भाषा में दीवान नामक साहित्य की रचना किया। तारीख ए रसीदी, इसकी रचना मिर्जा हैदर दुगलात ने किया। यह साहित्य कनौज का युद्ध का सजीव वर्णन करता है। अगला साहित्य है कानून ए हुमायूनी। इसकी रचना खोदमीर नामक विद्वान ने किया। इस साहित्य से हमें हुमायूं के द्वारा जारी किए गए नियम, कानून और आदेश के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। आगे है ताजफिरात उल बकयात। इस साहित्य की रचना खोदमीर और जौहर जैसे विद्वानों ने किया। तोहफा ए अकबर शाही। आगे है तोहफा ए अकबर शाही। अकबर के कहने पर उब्बास खां शेरवानी ने इस साहित्य की रचना किया है। अगला साहित्य है अकबरनामा। ये थोड़ा इंटरेस्टेड है। अकबरनामा, इसकी रचना अबुल फजल ने किया है। इस साहित्य को 3 भागों में बांटा गया है। इस साहित्य के तीसरा भाग ही आईने अकबरी कहलाता है, जिसके रचयिता भी अबुल फजल को ही माना जाता है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है अकबरनामा। तारीख है अकबरी, इसकी रचना आरिफ कंधारी ने किया। इनमें अकबर के द्वारा किए गए विभिन्न प्रकार के सुधारों का विवरण देखने को मिलता है। तारीख है अकबरी में तौकात ए अकबरी, इसकी रचना निजामुद्दीन अहमद ने किया। इसे मुगल इतिहास का नीरस साहित्य कहा जाता है। इसकी रचना निजामुद्दीन अहमद ने किया। इसे मुगल इतिहास का नीरस साहित्य कहा जाता है, क्योंकि आंकड़ा के आधार पर इस साहित्य को लिखा गया है। आगे है नफाइस उल मासिर। यह अकबर के काल में रचित पहली साहित्य है, जिसकी रचना कजविनी नामक विद्वान ने किया है। तारीख है अल्फी, इसकी रचना मुल्ला दाऊद ने किया है। तारीख है अल्फी की रचना मुल्ला दाऊद ने किया है। मुल्तखाब उत तौरीख की रचना, इसकी रचना बदूनी ने की है। बदूनी अकबर के नीतियों का आलोचक था। उन्होंने अकबर को काफिर कहा। किसमें? मुल्तखाब उत तौरीख में। थोड़ा सा टफ वर्ड है इधर। अब जहांगीर का आते हैं। जहांगीर का साहित्य है तुजू के जहांगीरी या जहांगीरनामा। यह जहांगीर के आत्मकथा जिसे फारसी भाषा में जहांगीर ने स्वयं लिखा है।
जहांगीर इस समय कथा को पूरा नहीं कर पाया। बाद के वर्षों में मोतबिन खां नामक विद्वान ने इस आत्मकथा को पूरा करने का काम किया। इकबालनामा ए जहांगीरी जहांगीर के समय जो मादक द्रव्यों का सेवन किया जाता था उसी का चर्चा इस साहित्य में है। इसकी रचना मोतबिन खान ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। शाहजहां 1628 से 1657 ईस्वी तक हुआ था। शाहजहांनामा इसकी रचना इनायत खान ने किया है। चहार चमन इसकी रचना चंद्रभान ने किया है। अब आगे है, चलते हैं। पदसानामा इसकी रचना कजम्बिनी अब्दुल हामिद लाहौरी और मोहम्मद वारिस ने किया है। पदसानामा का रचना किसने किया है? कजविनी अब्दुल हामिद लाहौरी और मोहम्मद वारिस ने किया है। शाहजहां के प्रारंभिक 10 वर्षों के इतिहास को कजविनी ने लिखा है। वही अब्दुल हामिद लाहौरी ने शाहजहां के शासनकाल के 20 वर्षों के इतिहास को लिखा है तथा मोहम्मद वारिस ने शाहजहां के शासनकाल के 21 से 30 वर्षों के इतिहास को लिखा है। अब बादशाहनामा, आगे है बादशाहनामा। इसकी रचना अब्दुल हामिद लाहौरी ने किया है। आगे है औरंगजेब आलमगीर नामा। इसकी रचना मोहम्मद काजिम सिराजी ने किया है। औरंगजेब वाला है। आलमगीर नामा के बाद है मुल्तखाब उल लुआब। इसकी रचना खफी खान ने किया था। और आगे है उसके बाद फुतुहात ए आलमगीर नामा। इसकी रचना ईश्वर दास नागर ने किया था। थोड़ा सा मीठा हुआ है इसमें। नुक्स ए दिलखुशा। इसकी रचना भीमसेन ने किया था। आगे चलते हैं। आगे है विदेशी यात्रियों का विवरण। पहला, मार्को पोलो। इन्होंने मध्यकालीन यात्रियों के राजकुमार कहा जाता है। ये इटली के वेनिस शहर के रहने वाले थे। इन्होंने 13वीं सदी में दक्षिण भारत का यात्रा किया था। निकितिन है। ये रूस के रहने वाले थे। इन्होंने 1470 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की यात्रा किया। उस समय बहमनी साम्राज्य के सुल्तान मोहम्मद शाह तृतीय थे। आगे निकोलो कांटी ये इटली के रहने वाला था। इन्होंने 1420 से 1421 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया। उस समय विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराय प्रथम हुआ करते थे। इन्होंने अपना यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स ऑफ निकोलो कांटी नाम से लिखा है। अब्दुल रज्जाक ये फारस अर्थात ईरान के रहने वाला था। इन्होंने 1442 से 43 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया। इस समय यहाँ के शासक देवराय द्वितीय हुआ करते थे। आगे है डोमिंग पायस एंड बाराबोसा। ये दोनों पुर्तगाली यात्री थे। ये दोनों 1515 से 1516 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया। उस समय विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय हुआ करते थे। आगे नूनीज ये पुर्तगाली यात्री थे जो विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आए थे। उस समय वहाँ का शासक आहूत देवराय था। आगे है रॉल्फ फिंच। यह अकबर के समय भारत की यात्रा पर आया था। अगला कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रॉ नामक अंग्रेज जहांगीर के समय भारत की यात्रा पर आया था। कौन? कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रॉ नामक अंग्रेज जहांगीर के समय भारत की यात्रा पर आया था। और ट्रेवनियर और बर्नियर मैऊची जैसे विदेशी यात्री शाहजहां के समय भारत की यात्रा पर आया था। आगे है हेनरी बेब्रिज के द्वारा अकबरनामा का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया है।
अंग्रेजी भाषा का अनुवाद किया गया है। विलियम जोन्स ने मनुस्मृति का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद ए कोड ऑफ जंतो लॉस नाम से किया है तथा कालिदास की रचना अभिज्ञान शकुंतलम का भी अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया है। पुरातात्विक साक्ष्य, अब आगे आते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। पहला, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का और राजस्थान का अजमेर के 2.5 दिन के झोपड़ा नामक एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया और राजस्थान के अजमेर के 2.5 दिन के झोपड़ा नामक एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। दूसरा, दिल्ली में कुतुब मीनार का नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा। वह इसे 4 मंजिला बनाना चाहता था, लेकिन 4 मंजिल बनने से पहले ऐबक का निधन हो गया। कालांतर में कुतुब मीनार का निर्माण कराने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। क्लास नंबर 4 रोशन आनंद सर जो पढ़ाए हैं वही क्लास नंबर 4 है, वही क्लास वाला नोट्स रिवीजन हो रहा है। चलते हैं आगे। विजयनगर साम्राज्य के पतन होने के बाद विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने वाले पुर्तगाली यात्री सीजर फ्रेडरिक था। इल्तुतमिश ने दिल्ली में सुल्तान गढ़ी के मकबरे का निर्माण करवाया। बलबन ने दिल्ली में लाल महल का निर्माण करवाया। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में 1000 खंभा महल, सीरी का किला और अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया। कुतुब मीनार के मुख्य द्वार को अलाई दरवाज़ा कहा जाता है। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में तुगलकाबाद का किला तथा अपने लिए मकबरे का निर्माण करवाया। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया के मकबरे का निर्माण करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में फिरोज शाह कोटला दुर्ग का निर्माण करवाया था। सिकंदर लोदी ने मोठ के मस्जिद का निर्माण करवाया था। दिल्ली सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्का इल्तुतमिश ने जारी किया। इल्तुतमिश ने चांदी का टाका और तांबा का जीतल नामक सिक्का जारी किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन मनी, जिसको संकेतित मुद्रा बोलते हैं, का प्रचलन किया था। फिरोज शाह तुगलक ने अधा और बीख नामक सिक्का जारी किया। अब आते हैं आगे। मुगलकालीन पुरातात्विक साक्ष्य में मुगल बादशाहों द्वारा निर्मित मकबरा, मस्जिद, भवन, स्मारक आते हैं। देखते हैं आगे। मुगल बादशाह एक साइड है मकबरा। बाबर का मकबरा वो काबुल में है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। जहांगीर का मकबरा शहादरा में है। शाहजहां का मकबरा आगरा में है। औरंगजेब का मकबरा इनका है खुलदाबाद या रोजा में। शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में है, जिसका निर्माण उन्होंने स्वयं करवाया था। शाहजहां द्वारा आगरा में ताजमहल और दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया। शाहजहां ने आना सिक्का का प्रचलन किया। अकबर ने फतेहपुर सिकरी नामक नगर को बसाया तथा वहां बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया। अकबर ने मुहर, संसब, इलाही इत्यादि जैसे सिक्कों का प्रचलन किया था। अब अगला न्यू चैप्टर 3 है अरबी मुसलमानों का भारत पर आक्रमण, जो कि अगला वीडियो में करेंगे। यहाँ तक के लिए लास्ट, ठीक है। वीडियो से बने रहिएगा।